तो हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, और यूरोप में राष्ट्रवाद का आज तीसरा या चौथा पाठ है, शायद तीसरा पाठ है। और हमने पहले ये पढ़ा था कि यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। भावना जागृत क्यों हुई? तो वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति हुए 1789 ईस्वी में। और फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप में लुई 16वां शासन करता था, नहीं? और वहाँ समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग जिस पे राजा का समर्थन प्राप्त था और उनको विशेष अधिकार भी प्राप्त था, लेकिन साधारण वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। उन पे जो है राजा का कोई भी सपोर्ट नहीं था, नहीं। तो शोषण किया जाता था, साधारण वर्ग का शोषण किया जाता था। और ये शोषण करता कौन था? कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और स्वयं राजा लुई 16वां, जो एक महत्वाकांक्षी शासक था, जो अपने आकांक्षा को महत्व देता है, नहीं, उसी को क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी, नहीं, निरंकुश शासक था। वैसा शासक जिस पर कोई अंकुश न लगाए, उसी को क्या कहते हैं? निरंकुश शासक, नहीं। तो लोगों ने देखा कि भाई हम पे तो कुलीन वर्ग भी अत्याचार कर रहा है, पादरी वर्ग भी अत्याचार कर रहा है, और स्वयं राजा तो कर ही रहे हैं, नहीं। तो अंततः 2 ही रास्ता बचता है स्वतंत्र होने के लिए, जीने के लिए। या तो स्वतंत्र होने के लिए नहीं, जीने के लिए 2 ही रास्ता बचता है। या तो पहला रास्ता ये है कि राजा और कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग के द्वारा शोषित हो और जिंदगी जियो जैसे जी रहे हो, और नहीं तो इन सभी का विरोध करो, क्रांति करो और इन सब से स्वतंत्र हो जाओ, नहीं। अंततः तो ये तो मर ही रहे थे, तो मरने का 2 सोचा कि या तो मरेंगे नहीं तो जिएंगे। तो इन लोगों ने क्रांति का मार्ग अपनाया और अंततः 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्या होती है? क्रांति होती है। और फ्रांस में क्रांति होती है जिससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगती है। राष्ट्रवाद तो समझते हो कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति एकता का भावना, राष्ट्र के प्रति अपनापन का भावना, अच्छा का भावना ही राष्ट्रवाद है, नहीं। और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताए थे कि उनका जन्म फ्रांस में ही हुआ था 15 जुलाई को, नहीं सॉरी 15 अगस्त को। और बचपन में उनका सपना था कि हम सेना में जाए, और अंततः बड़े होकर सेना में जाते हैं, सेनापति बनते हैं, और अंततः फ्रांस का सम्राट भी बनते हैं। और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जगाने का काम कहीं ना कहीं जो है नेपोलियन बोनापार्ट का अहम भूमिका है ना। और नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस का सम्राट बन जाते हैं, फ्रांस के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत कर देते हैं, लुई 16वां को ख़त्म कर देते हैं, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग को समाप्त कर देते हैं, विशेष अधिकार को समाप्त कर देते हैं, और वे सारे कानून व्यवस्था लाते हैं जो जनता के हित में हो, जनता के लिए हो। और उसके बाद सम्राट बनने के बाद वे फ्रांस के अगल बगल क्षेत्र में भी वो कब्जा करते हैं, अपना सेना भेजते हैं और अपना नीति लागू करने की कोशिश करते हैं। और एक टाइम आता है 1815 में, जब वे रूस पे आक्रमण करने जाते हैं, तो वहीं उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। ब्रिटेन के सहयोगी देश और रूस ये सब मिलकर जो है अंततः नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देते हैं, और नेपोलियन बोनापार्ट को कैद कर लिया जाता है और एक द्वीप पर भेज दिया जाता है, और अंततः 1821 में शायद उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार जो है फ्रांस पे नेपोलियन बोनापार्ट का आधिपत्य शासन काल जो है समाप्त हो जाता है। और इसी में उभर कर आते हैं मेटरनिख, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, रूढ़िवादी व्यक्ति था, नहीं। वे चाहते थे कि फ्रांस में फिर से पुरानी राज्य जो व्यवस्था जो है वही शासन जो है लागू हो जाए, यानी कि राजतंत्र हो जाए, लुई 16वां शासक बन जाए, उसका ही बुर्बो राजवंश का कोई भी राजा शासक बन जाए, फिर से कुलीन वर्ग आ जाए, पादरी वर्ग आ जाए, उनको विशेष अधिकार मिल जाए, और ये फ्रांस की क्रांति के पहले जैसे शासन चल रहा था वैसे ही सब जो है चलने लगे। और इसके लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एक सम्मेलन करते हैं, नहीं। सम्मेलन में जो है 4-5 देश को बुलाया जाता है, जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन
रूस, ये सब देश आते हैं और उनमें सम्मेलन होता है और उन सम्मेलन का अध्यक्ष जो है खुद जो है मीटरनिख बन जाते हैं। ऑस्ट्रिया का चांसलर, रूढ़िवादी व्यक्ति, नहीं, राजतंत्र को अपनाने वाला, शोषण करने वाला, यानी कहने का मतलब जनता के हित वाला व्यक्ति नहीं था। और अंततः इस सम्मेलन में होता ये है कि फिर से जो है फ्रांस में जो है पुरातन व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है और पुरातन व्यवस्था में बुर्बो राजवंश के राजा लुई 18वां को राजा बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है, नहीं। और फिर से वही कार्य स्टार्ट हो जाता है फ्रांस में जो फ्रांस की क्रांति के पहले हुआ था। लेकिन लोगों ने तो स्वतंत्रता का मजा चख लिया था, राष्ट्रवाद में स्वतंत्रता में लोगों को फ़ायदा होता है, ये सारे लोग चख लिए थे, फ़ायदा चख लिए थे। तो कितना भी जो है उस पर थोपने का प्रयास किया गया जनता पर, कौन? मेटरनिख, जनता पर पुरातन व्यवस्था थोपने का प्रयास किया, लेकिन जनता मानी नहीं और जनता जो है विद्रोह कर दिया। जनता जो क्या किया? विद्रोह कर दिया। फिर से क्रांति हो जाती है, कहाँ? फ्रांस में। और ये क्रांति कब होती है? तो जुलाई में होती है। कब होती है? जुलाई में, नहीं। फ्रांस में फिर से 1815 सम्मेलन के बाद मेटरनिख जो है लुई 18वें को क्या बना देता है? सम्राट बना देता है। और जब लुई 18वां मर जाता है तो उसके बाद चार्ल्स दसम को सम्राट बना देता है। किसको बना देता है? चार्ल्स दसम को। चार्ल्स दसम की बात करें तो एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश मतलब समझते हैं ना? वैसा शासक जिस पर कोई अंकुश न उठाए, एक महत्वाकांक्षी शासक था, अपने आकांक्षाओं को महत्व देता था। कौन? चार्ल्स दसम, नहीं। वह फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को पसंद नहीं करता था। कौन पसंद नहीं करता था? चार्ल्स दसम। इसलिए उसने जनता के अधिकारों को कम करना शुरू कर दिया, चार्ल्स दसम, ठीक है। और चार्ल्स दसम ने अंततः जो है एक दमनकारी नीति लाता है और दमनकारी नीति में यही है, दमनकारी नीति में यही है कि संविधान की उपेक्षा करता है। संविधान का क्या करता है? उपेक्षा करता है। वह चाहता है कि फ्रांस संविधान के अनुसार न चले, नहीं, संविधान के अनुसार फ्रांस पे शासन न हो। वह पुराने निरंकुश राजतंत्र को फिर से मजबूत करना चाहता है, यानी कि पुरातन व्यवस्था को लाना चाहता है। कौन? चार्ल्स दसम, नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता वे समाप्त कर देता है, नहीं। हम तो बताए थे कि कोई भी प्रेस, अखबार, समाचार पत्र वाले जो होते हैं क्या छापते हैं? उस देश में राजा की कमियों को उजागर करते हैं, नहीं। राजा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई काम जनता के हित में हो रहा है या जनता के हित में नहीं हो रहा है, उनको दिखाया जाता है। कहाँ? समाचार पत्रों में, पुस्तकों में। लेकिन ये जो निरंकुश राजा था चार्ल्स दसम, इनको तो जनता के हित में कोई काम करने की मंशा थी नहीं। जनता को शोषण करने की मंशा थी, जनता पे अत्याचार करने की मंशा थी। अगर वो करेंगे तो समाचार पत्र वाला छापेंगे, और जब समाचार पत्र वाले छापेंगे तो पूरा आम नागरिक पढ़ेंगे, आम नागरिक पढ़ेंगे तो चार्ल्स दसम का बड़ी तेजी से लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे, नहीं। तो चार्ल्स दसम सोचा कि क्यों ना समाचार पत्रों को ही बैन कर दिया जाए, नहीं, बैन कर दिया जाए या सेंसरशिप लगा दिया जाए। सेंसरशिप मतलब ये होता है कि बिना सरकारी अनुमति का, बिना शासक का अनुमति का कोई खबर नहीं छापेगा। यानी चार्ल्स दसम कोई गलत काम किया है, जनता का शोषण किया है, जनता को लूटा है, जनता पे अत्याचार किया है, जनता पे टैक्स बढ़ाया है, तो इस खबर को जो है ये समाचार पत्र वाले नहीं छापेंगे। तो वही है प्रेस की स्वतंत्रता पे जो है समाप्त कर दिया। कौन? चार्ल्स दसम। ये दमनकारी नीति थी। दूसरा, लाइट कट गया, कोई बात नहीं, लाइट कट गया तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखते हैं। तीसरा है प्रतिनिधि सभा भंग किया, नहीं। चार्ल्स दसम के दमनकारी नीति में तीसरा क्या था? प्रतिनिधि सभा भंग। उसने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। क्यों भंग कर दिया? इसलिए भंग कर दिया क्योंकि जनता के आवाज को दबाई जा सके, जनता को आवाज को उठाई ना जा सके,
जनता अगर कोई बोलता है, जनता स्वतंत्रता की मांग करता है, जनता समानता की मांग करता है, जनता बंधुत्व का मांग करता है, जनता अगर कहता है कि हमें टैक्स कम कर दिया जाए, जनता कहता है कि हमें फायदा पहुंचाया जाए, तो उसको क्या करना है? रोक देना है। जनता की आवाज को क्या कर देना है? दबा देना है। इस कारण जो है प्रतिनिधि सभा को भंग कर देता है। कौन? चार्ल्स दसम। मतदान का अधिकार सीमित कर देता है। वो मतदान का अधिकार सीमित कर देता है, वोट देने का अधिकार। जो आम जनता है, जो साधारण व्यक्ति है, जो किसान है, जो व्यापार है, जो सर्वसाधारण आदमी है, उनको जो है वोट देने नहीं दिया जाता है। बल्कि वोट देने का अधिकार किसको देता है? जो अमीर है। वोट देने का अधिकार किसको देता है? जो चार्ल्स दसम के पक्ष में है, जो उसका व्यक्ति है, जो पादरी वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, जो कहीं ना कहीं चार्ल्स दसम को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। इसलिए जो है मतदान का अधिकार सीमित कर दे रहा है कि हमारे व्यक्ति जो होंगे, हमारे सपोर्ट के व्यक्ति होंगे, वही सिर्फ जो है वोट दे सकते हैं। इससे क्या होगा? बार बार यही चुना जाएगा। कौन? चार्ल्स दसम नहीं। और इसी 4 दमनकारी नीति को जो है जुलाई अध्यादेश के नाम से भी जाना जाता है। और ये जुलाई अध्यादेश जो है चार्ल्स दसम जो है 25 जुलाई 1830 को जारी करता है। नहीं, ये जो 4 दमनकारी नीति जो है, इसी को जो है जुलाई अध्यादेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चार्ल्स दसम 25 जुलाई 1830 को ही ये जुलाई अध्यादेश क्या करता है? जारी करता है। नहीं, अब आप एक बात बताइएगा, ये चारों अध्यादेश जो है ये किसके पक्ष में है और किसके विपक्ष में है? तो निश्चित ही अमीरों के पक्ष में है, निश्चित ही कुलीनों के पक्ष में है, निश्चित ही पादरियों के पक्ष में है, और साधारण व्यक्ति जो किसान है, व्यापारी है, आम जनता जो है, उनके विपक्ष में है। उनके पक्ष में ये नहीं है। उनके लिए हानि ही हानि होना है। और जबकि साधारण वर्ग ही 80 से 85% है, सबसे ज्यादा साधारण वर्ग ही है, और उनके पक्ष में ये अध्यादेश नहीं है। ये मुट्ठी भर लोगों के लिए के पक्ष में अध्यादेश है। इससे क्या होगा? शेष जो 80 से 85% लोग जो है वो क्या करेंगे? विरोध करेंगे। क्या करेंगे? विरोध करेंगे। फ्रांस में फिर से क्रांति लाएंगे, और वही हुआ। जनता जो है नाखुश थी, जनता खुश नहीं थी इन अध्यादेश से, और अंततः जो है 28 जुलाई से जो है फ्रांस में क्रांति स्टार्ट हो जाती है, जिसे जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। नहीं, जिसमें छात्र, मजदूर, व्यापारी और पत्रकार, ये सभी कोई सड़कों पर उतर आते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं, क्रांति करते हैं। किसके विपक्ष में? तो चार्ल्स दसम के विपक्ष में। नहीं, जगह जगह बैरिकेड का निर्माण किया जाता है। बैरिकेड का मतलब होता है जगह जगह जो है रास्ता रोकने के लिए जो है अवरोध बनाए जाते हैं। नहीं, जनता और सेना के बीच, किसकी सेना के बीच? चार्ल्स दसम के सेना के बीच जो है संघर्ष शुरू हो जाता है, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जब ये काम करते हैं, छात्र, मजदूर, व्यापारी और पत्रकार सड़क पर उतर आते हैं और जगह जगह जब रास्ता रोकते हैं, तो चार्ल्स दसम देख रहा है कि भाई हमारा विरोध किया जा रहा है, क्रांति हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए जो है चार्ल्स दसम अपनी सेना को भेजता है, एकदम उसी प्रकार जिस प्रकार अपने भारत में वर्तमान में होता है कि अगर कोई भी बिल पास होता है, कोई भी कानून पास होता है और उससे जनता का लाभ नहीं होता है, आम पब्लिक देखती है कि इससे हमारा कोई लाभ नहीं होता है, तो आम पब्लिक क्या करती है? विरोध करती है। नहीं, सरकार के लिए प्रदर्शन करती है कि बिल वापस करो, नया बिल लाओ। और इससे क्या करती है सरकार? इसको रोकने के लिए अपने पुलिस फोर्स को भेजती है कि तुम जाओ, और वो जनता जो चिल्ला रही है, वो जनता जिसके बदौलत आज हम प्रधानमंत्री बने हैं, वो जनता जिसके बदौलत हम शासन कर रहे हैं, वो जनता जिसके बदौलत आज हम फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, वो जनता जो अपने फायदा के लिए मांग कर रहा है, उनका नुकसान ना हो, इसलिए वो सड़क पर उतरा हुआ है, उसको कुचलने के लिए अपने पुलिस को आदेश देता है, अपने प्रशासन को आदेश देता है कि तुम जाओ, उस पर पानी बरसाओ, उस पर लाठी बरसाओ, पकड़ो, मारो और जेल में डालो। यही करती है ना वर्तमान में सरकार, यही करती है ना, एकदम ठीक उसी प्रकार यही होता है कि जनता को रोकने के लिए, विरोध को रोकने के लिए, क्रांति को रोकने के लिए चार्ल्स दसम भेजता है अपनी सेना को, और सेना और जनता के बीच क्या होता है? संघर्ष स्टार्ट होता है, यानी कि लड़ाई होती है। नहीं, और अंततः
अंततः संघर्ष होता है और संघर्ष के बावजूद जो है क्रांति तेजी से फैलता है और पूरे फ्रांस में फैल जाती है। और 80 से 85% व्यक्ति है, तो ये कहाँ रुकने वाले हैं? नहीं, 80 से 85% के सामने 10 से 15%, 20 से 15 या 15 से 20% रुकने वाला है, 15 से 20% मानने वाला है। जीत किसका होगा? 80 से 85% वाले को। और अंततः लास्ट में जो है जनता का जीत हो जाती है। जनता का क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और जब जनता जीत जाती है तो ये चार्ल्स दशम जो बुर्बो राजवंश का जो सम्राट जो है, इसको भागना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है? भागना पड़ता है, गद्दी को छोड़ना पड़ता है। ये सोचता है कि अगर हम फ्रांस को छोड़कर नहीं भागे तो मेरा मृत्यु जो है निश्चित है, इसलिए अपने जान बचाकर जो है भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नेपाल में जो है प्रदर्शन स्टार्ट किया जनता ने सरकार के खिलाफ, नहीं, और मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ के जो शासक जो थे प्रधानमंत्री नेपाल को क्या किए? अंततः जो उनको हेलीकॉप्टर से जो है भागना पड़ा। भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा? बांग्लादेश में भी वैसे ही शेख हसीना को भागना पड़ा। प्रधानमंत्री थी, अपना देश छोड़कर। भाई सबसे लास्ट में क्या आता है? जान आता है, अपना जान बचाओ, नहीं बाकी सब कुछ छोड़ो। ये लोग भागते, ये लोग भाग गए अपने जान बचाने के लिए। उसी प्रकार ये चार्ल्स दशम जो है अपने जान बचाने के लिए फ्रांस का गद्दी त्याग कर और वहां से जो है भाग जाता है। ठीक है, और अंततः जनता की जीत होती है। और इसके बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम है लुई फिलिप। नाम क्या है? लुई फिलिप। लुई फिलिप को जो है शासक बना दिया जाता है। लुई फिलिप को जो है शासक बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। ठीक है, और लुई फिलिप स्वीकार भी करता है। क्या स्वीकार करता है? कि हम संविधान के अनुसार चलेंगे। हम किसके अनुसार चलेंगे? संविधान के अनुसार। कोई भी कार्य हो, कोई भी रूल रेगुलेशन मुझसे लगाना हो तो हम संविधान को मद्देनजर रखकर हम जो है कोई भी रूल रेगुलेशन लगाएंगे, संविधान को फॉलो करेंगे। और अंततः ये संविधान को स्वीकार कर देता है। इसके उल्टा ये संविधान को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। संविधान को क्या करता है? उपेक्षा करता है। लेकिन लुई फिलिप क्या करता है? संविधान को स्वीकार करता है। और ये लुई फिलिप का कहना है कि जनता के अधिकारों का सम्मान करने का वादा किया, कि जो भी जनता का अधिकार होगा, जो भी जनता की बात होगी, जो भी जनता के मुद्दे की बात होगी, जनता के पक्ष की बात होगी, वो बात जिसमें जनता का फायदा हो, हम वही काम करेंगे। और इसके लिए वादा भी किया। कौन? लुई फिलिप। लाइट आ गया? हाँ, इसके लिए जो है वादा भी किया। कौन? लुई फिलिप जो है वादा भी किया। नहीं, एकदम ठीक उसी प्रकार जैसे सारे शासक, जैसे सारे प्रधानमंत्री बनने के पहले वादा करते हैं, नहीं, कि आप मुझे वोट दो, मैं आपके वोट, एक वोट से आपका जिंदगी बदल दूंगा। और बाद में क्या होता है? आप मुझे वोट दो और आपके वोट से मैं अपना जिंदगी बदल लूंगा। और अपना जिंदगी से बदल लेता है। बदल लेता है या नहीं बदल लेता है? नहीं। मुखिया जी को देखिए ना पंचायत में, अभी शुरुआती में मुखिया नहीं बने तो एक मोटरसाइकिल है, साइकिल है, और जैसे 5 साल मुखिया बन जाता है उसके बाद स्कॉर्पियो आ जाता है दूरा पर। आता है कि नहीं आता है? अभी तो कोई विधायक नहीं बना है तो उसके पहले कुछ नहीं है, घर भी उतना हाई फाई नहीं है, गाड़ी घोड़ा भी उतना ठीक ठाक नहीं है, लेकिन जैसे एक बार विधायक बनते हैं फॉर्च्यूनर का लाइन लग जाता है। एगो फॉर्च्यूनर अलग होता है, एगो थार रॉक्स अलग होता है, एगो स्कॉर्पियन इन अलग होता है। घर के जगह पर महल बन जाता है, नहीं, और उनका लाइफ स्टाइल बदल जाता है। और वहीं इलेक्शन के पहले वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? हम आपको बदल देंगे, नहीं, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको बदल देंगे। आपको बदलने का मतलब आपको नीचे से ऊपर उठा देंगे। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है, अपने आप को बदल लेता है, नहीं, अपने आप को उठा लेता है। नहीं, यही होने वाला है। कहाँ? फ्रांस में, यही होने वाला फ्रांस में। और राजनीति में ये नॉर्मल बात है, ये राजनीति में होते रहता है। और ये आज से नहीं हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। नहीं, तो लुई फिलिप फिर कहता है कि संवैधानिक राजतंत्र की हाँ, जनता के अधिकारों के सम्मान करने का वादा किया और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करते हैं। यानी कि राजतंत्र ही चलेगा लेकिन संविधान से चलेगा। ठीक है, और इस कारण जो है लुई फिलिप को जो है सिटीजन किंग के नाम से जाना गया। यानी कि इन्हें क्या कहा गया? सिटीजन किंग, यानी कि नागरिक राजा। लुई फिलिप को क्या कहा गया? नागरिक राजा। लेकिन देखिए बाद में क्या होने वाला है? राजा ही चोर निकलेगा। राजा ही क्या निकलेगा? चोर निकलेगा। और ऐसा होगा, आगे देखिएगा। ठीक है,
1830 की क्रांति का प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे 1830 की क्रांति का प्रभाव। यहाँ तो क्रांति हो गया, क्रांति में जो है चार्ल्स दशम को भगा दिया गया और उसके जगह पर लुई फिलिप का जो है क्या कर दिया गया, हाँ गद्दी पर बैठा दिया गया, उसका राजा बना दिया गया। अब ये पढ़ते हैं कि 1830 की जब क्रांति हुई तो उसका प्रभाव क्या हुआ। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। किसका प्रसार हुआ? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद समझ रहे हैं ना, अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति एकता की भावना जागृत होना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है, नहीं। और सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। ठीक है, लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। 1830 की क्रांति से क्या हुआ? लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। लोगों ने संवैधानिक शासन और लोकतंत्र की मांग को तेज कर दिया, नहीं। अगला क्या हुआ? बेल्जियम स्वतंत्र हुआ। बेल्जियम क्या हुआ? स्वतंत्र, एक देश है। बेल्जियम क्या है? एक देश है। बेल्जियम पर जो पहले नीदरलैंड जो है, इस पर जो है क्या किया था, क्या बोलते उसको, कब्जा किया था, नहीं। बेल्जियम पर जो है एक देश नीदरलैंड क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया। लेकिन बेल्जियम देखा कि भाई फ्रांस के लोग जब विद्रोह किया, फ्रांस के लोग जब क्रांति किया तो उनको स्वतंत्रता मिल गई, उनका राजा चेंज हो गया और जनता के हित में सारी बातें होने लगी, नहीं। अब इसे बेल्जियम के लोग प्रेरित हुए, क्या हुए? प्रेरित हुए। और इस प्रकार बेल्जियम भी के नागरिक भी जो है अपना जो है राष्ट्रवाद की भावना जागृत किया और क्रांति की, और नीदरलैंड को जो है, नीदरलैंड से क्या हुआ? ये आजाद हो गया, नहीं। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि फ्रांस में क्रांति सिर्फ फ्रांस में बदलाव नहीं आ रहा है बल्कि यूरोप में बदलाव आ रहा है, नहीं। उसके बाद में पोलैंड में विद्रोह हुआ। कहाँ विद्रोह हुआ? पोलैंड, ये भी एक देश है और पोलैंड पर जो है रूस जो है कब्जा किए हुआ था। पोलैंड पर कौन कब्जा किए हुआ था? रूस। ठीक है, ये भी प्रेरित हुआ, पोलैंड भी प्रेरित हुआ कि देख लो भाई, यहाँ पर फ्रांस के नागरिक, फ्रांस की जनता क्रांति किया है तो उसके जो निरंकुश शासक था उससे स्वतंत्रता मिल गई है, आज़ादी मिल गई है, और जनता के हित में काम करने वाला शासक लुई फिलिप्स बन गया है। उससे प्रेरित होकर बेल्जियम के लोग क्रांति किया है तो नीदरलैंड से स्वतंत्र मिल गई है। अब पोलैंड को भी प्रेरित हो गया और पोलैंड पर जो है रूस कब्जा किए हुआ था, तो पोलैंड के नागरिक भी सोचा क्यों ना हम भी क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। लेकिन ये रूस दबा दिया। रूस इस क्रांति को क्या कर दिया? दबा दिया। पोलैंड छोटा देश है, रूस बड़ा देश है। रूस क्या है? बड़ा देश है। यहाँ की जनता तो विद्रोह किया रूस के खिलाफ, लेकिन रूस इसको क्या कर दिया? दबा दिया, नहीं। उसके बाद में इटली जर्मनी में एकीकरण आंदोलन हुआ। इटली और जर्मनी में राष्ट्रीय एकता की तेज मांग बढ़ने लगी। कहाँ कहाँ? इटली और जर्मनी में। आगे चलकर यही आंदोलन जो है दोनों देशों का एकीकरण का आधार बन गया। किसका आधार बन गया? एकीकरण का आधार बन गया। तो ये था आपका जुलाई 1830 की क्रांति, और आगे हम पढ़ेंगे जुलाई 1848 की क्रांति।